मैं आशा ये करके चल रहा हूं कि आप जब पहला पार्ट देख रहे थे तो आपने चीजों को अध्ययन किया होगा, आपने अपनी किताब को पढ़ा होगा और मैंने हिंदी में बताने का उसे प्रयास किया। मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया है कि कई बार चीजें हमें जल्दी समझ आ जाती हैं, कई बार उनमें देर लगती। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट है कि आप जो जो चीजें ना समझ में आए उसको नोट डाउन करते रहें, जो वर्ड्स ना समझ में आए उनको नोट डाउन करते रहें। वो हिंदी के शब्द हों या अंग्रेजी के शब्द हों, वोकैबुलरी हमारा शब्द भंडार ऐसे ही बनेगा जब हम नए नए शब्दों को पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। और अगर किसी भी शब्द से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी कॉन्सेप्ट से हम बचते हुए चलेंगे तो हमारी नॉलेज भी लिमिटेड रह जाएगी। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि 18वीं सदी पिछले पार्ट में हमने कई चीजें पढ़ी। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें बार बार देखें, बार बार पढ़ें, किताबों से ज्ञान अर्जित करें। और अगर हमारी वीडियो आपकी सहायता कर पाती है तो बड़ा अच्छी ये एक पहल होगी। तो पिछले भाग में हमने देखा कि किन कारणों से लुईस 16 ने कर बढ़ा दिए थे। राजमहल का रखरखाव प्लस अगर मैं यूज करूं तो अपने खर्चे, जो फालतू के खर्चे होते हैं। कर्ज बढ़ा हुआ था फ्रांस पे कर्ज क्यों बढ़ा था पहली वीडियो में स्पष्ट किया गया है। लेकिन जब कर बढ़ाने की बात आई तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? क्योंकि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी उसे एक स्टेट जनरल की एक मीटिंग थी, एक पूरा का पूरा, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में ग्रुप होता है, पूरा टीम होती है, तो उसके लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी और वहां पर प्रस्ताव देना पड़ता था और उसे मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, एक सेकंड स्टेट था और थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट में हमने देखा था कि जनसाधारण थे, आमतौर पर गरीब लोग थे। और हमने एक और पॉइंट देखा कि सबसे ज्यादा अगर टैक्स, सबसे ज्यादा क्या, अगर टैक्स कोई देता था तो वो थर्ड स्टेट के लोग थे। यानी पूरा का पूरा स्टेट का भार, पूरे देश का भार किस पर था? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पर था। पहले जो कि पुरोहित वर्ग है, क्लर्जी और नोबिलिटी दूसरे नंबर पर, वो टैक्स से फ्री होते थे। तो जो स्टेट्स जनरल था उसमें सभी जो स्टेट्स थे, तीनों स्टेट्स के मेंबर्स होते थे, प्रतिनिधि होते थे। ये भेजते थे स्टेट्स जनरल की मीटिंग। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। और ये जो बैठक थी आमतौर पर बहुत जल्दी नहीं होती थी। ये पिछली बैठक 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। अब तारीख है 5 मई 1789 को उसने मीटिंग बुलाई ताकि करों के बारे में डिस्कस किया जा सके और उसको लागू कर दिया जा सके। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठा दिए गए। लेफ्ट हैंड साइड में एक पूरी लाइन थी, राइट हैंड साइड में एक पूरी लाइन थी, जैसे हमने नाटकों वगैरह में देखा है। और 300 प्रतिनिधि फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के 300 प्रतिनिधि इस तरीके से बैठा दिए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे। जैसे मैंने बताया कि तीसरे स्टेट में ज्यादातर गरीब लोग थे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे और जो समृद्ध थे, जो अमीर थे। तो इन 600 लोगों में जो तीसरे स्टेट से आए थे उनमें ऐसे ही लोग आए थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव वही थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी किसानों को नहीं आने दिया गया, औरतों को नहीं आने दिया गया, और जो कारीगर लोग होते हैं उनको भी नहीं आने दिया गया। लेकिन आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि पहले स्टेट के लोगों को बैठाया गया, दूसरे स्टेट के लोगों को भी बैठाया गया, लेकिन तीसरे स्टेट के लोगों को खड़ा किया गया। इसका मतलब उनके प्रति उनका सम्मान भी नहीं था।
तो जैसा कि हम देखते हैं कि तीसरे स्टेट के लोगों को खड़ा किया गया, औरतों को आने नहीं दिया गया, कारीगरों को नहीं आने दिया गया और किसानों को भी नहीं आने दिया गया। लेकिन फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। यानी जिन लोगों को नहीं आने दिया गया उन्होंने अपने लेटर्स में अपनी बातें रखी, अपनी शिकायतें रखी, और 40,000 लेटर्स ऐसे इकट्ठा हुए। जो 600 रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो 40,000 लेटर्स को अपने साथ में लेकर के गए। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी हर वर्ग, 3 वर्ग थे हमने ये समझा, और इस नियम के अनुसार जो वोटिंग होती थी उसके नियम के अनुसार एक वर्ग का मतलब होता था एक वोट। इस बार भी लुईस 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यानी आप इसे ऐसा समझ के चलिए कि 3 वोट पहले, यानी पहले स्टेट का एक वोट, दूसरे स्टेट का एक वोट और तीसरे स्टेट का एक वोट। और क्योंकि पहले दोनों जो वर्ग थे उनको तो कोई कर देना नहीं पड़ता था, और ये मीटिंग कैसी थी, करों के लिए, तो ऑब्वियस था कि वो राजा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि कर बढ़ाने या घटाने से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो कर देते नहीं थे। तीसरे स्टेट पर ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता, और तीसरा स्टेट इसमें क्लियरली मतलब हार ही रहा था, क्योंकि अगर 3 वोट में से 2 वोट एक पक्ष के में गिर जाएंगे तो वो जो नियम है वो लागू हो ही जाना है। तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अब की बार मांग थी उन्होंने मांग रखी कि अब की बार हर मेंबर से वोट कराया जाए। और अगर आप देखें तो हर मेंबर से वोट कराने का ये मतलब है कि ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को नियमों के अनुसार, हर एडल्ट को जो 18 वर्षों से, जैसे हमारे भारत में जो 18 वर्ष का हो चुका है उसे वोट डालने का अधिकार है, चाहे वह गरीब है, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी है, रिलीजियन कुछ भी है। तो यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। अब जो तानाशाह था लुईस 16, तो उसने तो मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो असहमति से, गुस्से से बाहर चले गए, उन्होंने सभा को छोड़ दिया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। वो मानते थे कि हम ही हैं जो अब फ्रांस की जो भाग्य है, फ्रांस का जो फेट है, भाग्य है, नियति है, उसको हम तय करेंगे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो उन्होंने अपने आप को एक नाम दे दिया, नेशनल असेंबली, और कसम खाई, एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक ये तानाशाह जो हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, उनको एक ऐसा संविधान कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब एक ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए जिसमें कि राजा की शक्तियों को कंट्रोल किया जाए, संतुलित किया जाए, उनके ऊपर वश रखा जाए, तब तक वो नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। इसका मतलब नेशनल असेंबली तब तक लड़ती रहेगी जब तक कि ऐसा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। उनका नेतृत्व, अगर हम करें, नेतृत्व की बात करें, तो उनको जो लीड किया वो मिराबियो और आबे सिए ने किया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। तो मिराबियो एक अच्छे परिवार में जन्मा, लेकिन ये जो सारा फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, सामंती, राजा का कर, इसका कर, उसका कर, हमने कल भी देखा कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस जनता के ऊपर थोप दिए थे। तो वो भी चाहता था कि समाज में इस प्रथा को खत्म करने की जरूरत है। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दी। और अगर हम आबेसिए के बारे में बात करें तो यह एक पुरोहित था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी कि तीसरा स्टेट क्या है, और इसका शीर्षक तीसरा स्टेट क्या है। और ये एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका थी, यानी कि इससे प्रचार होता था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, यानी आंदोलन भड़क चुके थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और जो ब्रेड थी उसकी कीमतें आसमान छू रही थी।
बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश कर दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। अब चीजें, ये जो इवेंट्स होते हैं ये फिर कनेक्ट होते हैं, एक इवेंट से दूसरा इवेंट जन्मता है। तो जब नेशनल असेंबली ये पूरा का पूरा सिस्टम बना रही थी, उस समय आंदोलन हो रहे थे पूरे देश में, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उससे फसल भी मतलब मारी गई। और जो ब्रेड थी जो कि स्टेपल डाइट थी, हर आदमी उसे खाता था, खासतौर पर गरीब, उसकी जो कीमतें थी वो आसमान छूने लगी। और हर पीढ़ी में हर समय हमने देखा है कि जमाखोर होते हैं, वो स्थिति का फायदा उठाते हैं, चीजों को स्टोर कर लेते हैं और जब मार्केट में वो वस्तु खत्म हो जाती है तो उसे औने पौने दाम में, अपने दाम में वो बेचते हैं। तो ऐसे ही वहां पे हुआ। अब दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी रहती थी ब्रेड खरीदने के लिए। गुस्साई औरतों ने मतलब दुकान के अंदर प्रवेश कर लिया, अब दुकान पर धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ जो सम्राट था उसने सेना भेज दी पेरिस में और भीड़ बहुत ज्यादा क्रुद्ध थी, गुस्साई हुई थी, लोग वैसे ही परेशान थे। 14 जुलाई को बास्टिल जेल पर उन्होंने धावा बोल दिया। ये हमने कल भी पढ़ा, कल की वीडियो में, पहली वीडियो में पढ़ा। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों को, लुटेरों को भेजा है, बुलाया है उन्हें, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दी। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब ये सारी की सारी चीजें हुई, लूटपाट हुई, यहाँ पे मार दिया उसे, ये वाला आंदोलन हुआ। अब लुईस 16 ने देखा कि जनता जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और उसने जो नेशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था, लुईस फिलिप ने आनन फानन में, जल्दबाजी में कहें या डर कर कहें, उन्हें मान्यता दे दी। और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। अंकुश मतलब कंट्रोल होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। उन्मूलन मतलब बैन, खत्म करने का आदेश पारित किया। अबोलिशमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। जो पुरोहित वर्ग के लोग थे उन्होंने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, उन्हें धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर दी गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, जैसे विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, उसमें विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। और आपकी जो ये पुस्तक है, जो किताब है, इसमें चित्र नंबर 7 है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लगा दूं। उसमें देखेंगे कि नई जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसे काम करती थी। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। जो संविधान बना, उस जो कानून बनेंगे वो नेशनल असेंबली बनाएगी, ऐसा कुछ अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, यानी जिन्हें मत देने का अधिकार था, एक्टिव सिटीजन्स, उन्हीं को ऐसा दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते हो। शेष जो पुरुष बचे और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी इससे भी एक बात स्पष्ट हो गई है, अगर आपको वोट डालना है, वोट डालने के अधिकार सिर्फ उसे दिए गए जो कर देता था। और कर कौन देता है? कर वो देता है जिसकी इनकम होती है, जिसको
पैसे होते हैं जिसके पास। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इसका मतलब नेचुरल और जो हमसे अलग नहीं किया जा सकते ऐसे अधिकार। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे।